अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 पावर सीरीज से स्टार्ट करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि पावर सीरीज क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप की कोई भी सीरीज लिखी हुई हो तो आप कहते हो कि वो आपके पास एक पावर सीरीज है। तो इसे लिखने का मेथड है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल की पावर n। अब हमारे पास यहाँ पे z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। यहाँ पर मैंने बताया भी है कि वेयर z नॉट a1 अप टू सो ऑन आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। ये आपके पास एक कांस्टेंट होता है a1 a2 a3, और उसके अलावा जो z नॉट है इसको आप सेंटर कहते हो अपनी पावर सीरीज का, और z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। अब इसको अगर मिला के लिखें ऐसे समेशन की फॉर्म में तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी सीरीज बनी है इसे पावर सीरीज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने n की वैल्यू को पुट किया है। तो सबसे पहले मैंने n को यहाँ पे 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, अप टू सो ऑन n तक करते हुए n तक मैं बिल्कुल चली गई। तो ये मैंने समेशन को ओपन किया है जस्ट। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक पावर सीरीज है। यहाँ पर मैंने नीचे अगेन बताया कि z नॉट हमारे पास पावर सीरीज का सेंटर है। नेक्स्ट में एक बात लिखी हुई है कि पॉलिनोमियल में और पावर सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो होती है उसमें इस तरीके से कोई सेंटर नहीं होता, यानी हम z नॉट का सिंपल जिक्र नहीं करते और z की जगह पर हम x लिखते हैं, और x आपको पता है हमारे पास कोई वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास पावर सीरीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है, यानी उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करते हैं, जबकि पोलिनोमियल में हम x को यूज करते हैं और x हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, द डिफरेंस इज सिंपली दैट अ पोलिनोमियल हैज द लार्जेस्ट पावर ऑफ x, कि जो पोलिनोमियल है उसमें x की लार्जेस्ट पावर होती है, जबकि पावर जो सीरीज होती है उसमें हमारे पास जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पावर में आते हैं। लेकिन उसमें हम एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र करते हैं और उसके अलावा उसके सेंटर का भी जिक्र करते हैं। फिर उसने वो बात कही है कि अ पावर सीरीज विद ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल। तो हम अगर एक ऐसी पावर सीरीज ले लें जिसमें कोई फाइनाइट नंबर आ जाए और हम उन फाइनाइट नंबरों को जब आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास जो सीक्वेंस बन जाती है उसको पोलिनोमियल कहा जाता है। वैसे तो आपको पता है कि जो हमारे पास पावर सीरीज है वो इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट में हमारे पास एक डेफिनेशन है सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड काफी एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको आपने अच्छे से करना है। द सर्कल z mod is equal to r which include in its interior z mod is less than r, all the values of z for which the power series converges is called the circle of convergence। तो सिंपल वर्डिंग में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, आपने उसका सेंटर ले लिया है और आपने उसका एक रेडियस ले लिया है, आपने जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी जब आपने पावर सीरीज को सॉल्व किया और आपने देखा कि आपकी जो वैल्यू है वो इस सर्कल के अंदर ही अंदर यानी लाई कर रही है, मतलब इस ये जो रीजन है इसके अंदर अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो ये जो पूरा सर्कल होता है इसको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। बाउंड्री की बात नहीं कर रही मैं, बाउंड्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें जो हमारा रीजन होता है वो कन्वर्ज करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, और जिस रेडियस के तहत वो कन्वर्ज करता है उस रेडियस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि उसका रेडियस कितना होगा तब वो हमारे पास जो हम पावर सीरीज ले रहे हैं वो कन्वर्ज करेगी। अब इस बात को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सॉल्व करने के लिए कि अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम दो फार्मूला यूज करते हैं।
फर्स्ट ये है और सेकंड हमारे पास ये है, हेडमर्ट फॉर्मूला और रेशो टेस्ट। तो आप दोनों ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड कर सकते हैं। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बहुत कम आता है, वैसे तो कभी पूछा भी नहीं गया, बट मेन चीज आपकी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकता है वो इजीली सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी निकाल सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n होल की पावर 1/n। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है, और जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है वो ये है, r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 होल की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हम लाजमी यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि रेडियस आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको नेगेटिव आएगा, बट मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली इधर भी जब नेगेटिव आएगा बट मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र करना है लाजमी हमें, और रेडियस को हमेशा पॉजिटिव दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो यही अहम बात थी जो मैंने पहले आपको बताई थी, कि जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या जो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेते हैं उसमें हम सर्कल के अंदर की बात करेंगे, उसकी बाउंड्री की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाउंड्री के बारे में हम नहीं बता सकते कि उसके ऊपर हमारा जो गिवन रेडियस है वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस वजह से उसने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अ पावर सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली विद इन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आउटसाइड। तो यानी अगर आपके पास कोई भी आपको रेडियस गिवन है, कोई सेंटर गिवन था, आपने जब कैलकुलेशन की तो आपने देखा कि उस रेडियस के अंदर अंदर आपका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो अंदर कन्वर्ज करती है। लेकिन जैसे ही आंसर बाहर आ जाएगा, यानी आपको जो गिवन रेडियस है उससे बाहर आंसर निकल जाएगा, तब आप कहोगे कि उस टाइम पे जो आपका सर्कल है वो आउटसाइड जाता है और वो डाइवर्ज कर रहा है। तो उस टाइम पे जाहिर बात आप लिखोगे कि जेड मोड ग्रेटर देन आर है, और यहाँ पे जो आपके पास जेड मोड की वैल्यू थी वो लेस देन आर थी, यानी रेडियस के अंदर अंदर ही रिवॉल्व कर रही थी वैल्यू, और यहाँ पे वो आउटसाइड चली गई है, यानी ग्रेटर हो गई है सर्कल से। तो ये सिंपल सी बात उसने बताई है। अब हमारा काम क्या है, हमने जो है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है इसकी एग्जाम्पल ही आएगी। उसने एग्जाम्पल में पूछा होगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो एक सीरीज दी होगी, आपने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ई जेड। तो सिंपल आपको इतना ही लिखा होगा कि आप जो है वो एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर जेड का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। सीरीज आपको जबानी याद होगी, तो सीरीज आपने याद रखनी है कि अगर पावर में जेड है तो बेस में हमेशा यहाँ पे जेड आता है, तो इसलिए जेड की पावर एन ओवर एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो स्टार्ट होती है वैल्यू समीशन की वो एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे भूल जाते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रही है या 1 से स्टार्ट होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है, और जीरो की सॉरी जी की पावर 0 भी हमारे पास 1 होता है, और फर्स्ट टर्म इसकी 1 से ही स्टार्ट होती है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जो सबसे फेमस है वो सेकंड वाला रेशो टेस्ट है। रेशो टेस्ट को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो हेडमर्ट फॉर्मूला है इसको मोस्टली पावर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिंपल पावर दी हो और हमारे पास सोल्व ना हो रहा हो, तो वहां पे हम उसको यूज करते हैं। तो सिंपल आप सेकंड वाला रेशो टेस्ट यूज करेंगे, उसमें आपने ए एन की वैल्यू निकालनी है। आपने जेड एन के अलावा जो भी वैल्यू है उसको हमेशा ए एन कंसीडर करना है, जेड एन को आपने हमेशा निकाल देना है। तो आपने उसको ए एन ले लिया और एन की जगह पे आपने एन प्लस वन लिखा, तो देखिए आपने एन प्लस वन लिख लिया। उसके बाद जो सिंपल रेशो टेस्ट था ये याद रखिएगा ए एन ओवर ए एन प्लस वन है, अक्सर भूल के ऊपर ए एन प्लस वन कर देते हैं, नीचे ए एन कर देते हैं, तो ये भूलना नहीं है। और लिमिट हमेशा इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, यहाँ पे स्टूडेंट जीरो को
भी कर देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं जब 3-4 सब्जेक्ट्स कंबाइन होते हैं तो लिमिट और ये थोड़े बहुत फार्मूलाज भूलने भी लग जाते हैं। तो उस हिसाब से याद रखिएगा कि इसमें लिमिट एक तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करती है और ए एन ऊपर है, ये बस याद रखना है। उसमें आपने सिंपल बस ए एन की वैल्यू रखी, ए एन प्लस वन की वैल्यू रखी, रखने के बाद आपने ऊपर नीचे किया, मतलब इसको सिंपल वर्डिंग में सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये आ गया। तो जैसे ही आपके पास ये आया, आपने सोचा कि यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एन कॉमन ले लें। आपको पता है फैक्टोरियल एक बंद चीज है, आप उसमें से कॉमन या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फैक्टोरियल हमेशा फैक्टोरियल से खत्म होता है। तो हमारा काम यहाँ पर क्या है, हमने करना है फैक्टोरियल को खत्म। तो जैसा कि आपको पता है एन फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, n-1 n-2 अप टू सो ऑन, यानी हमेशा वैल्यू डिक्रीज होती है फैक्टोरियल की। तो मैंने देखा कि अगर ही मेरे पास ये n+1 का फैक्टोरियल था, तो मैं अगर आगे मूव करूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ n+1 n फैक्टोरियल। अगर आप मजीद आगे जाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं n+1 n, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। आगे मजीद जाएंगे तो n-2 का फैक्टोरियल। मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है आपने वहां तक रुक जाना है। मुझे एन फैक्टोरियल तक रिक्वायर्ड था तो मैं यहीं पे रुक गई। वो मैं इसलिए रुकी क्योंकि ऊपर भी एन फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने खुद देखा फैक्टोरियल खत्म हो गया। मेरे पास सिंपल n+1 बच गया। और मुझे पता है कि अब तो ये सिंपल एक ही टर्म है, इसमें तो बस मुझे लिमिट ही अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कट सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई की तो आंसर मेरा इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरा इनफाइनाइट है। ठीक है, और जो उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को जैसे भी आपने देखा इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जेड मॉड इज लेस देन आर। आर मेरे पास क्या इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये जो है इसका पूरा क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। और आपको पता है इसको अगर खोल के लिखें तो -इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इन्फिनिटी इस तरीके से लिखा जाता है। तो मैंने सिंपल जो है इसको ओपन करके लिख दिया। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो ऑप्शन में इन्फिनिटी 0, 1, 2 कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपने इन्फिनिटी पे टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस। हो सकता है कि आपके पास कोई सिंपल टर्म दी हो, या हो सकता है आपके पास कोई सीरीज टाइप दी हो, जैसे यहाँ पे आपको सीरीज भी दी गई है। जैसा कि आपको पता है आपने z की वैल्यू को नहीं देखना, उसके अलावा जो भी टर्म है आपने उसको ए एन कंसीडर करना है। तो z को छोड़ के यहाँ पे मैंने z को कट किया हुआ है, ये नहीं लिखना, और उसके अलावा जो भी टर्म है मैंने उसको साइड पे लिख दिया, और an+1 को भी यहाँ पे लिख दिया। और मुझे पता है मैंने यहाँ पे n की जगह पर सिर्फ n+1 ही लिखा है और इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद मेरा जो सिंपल रेशो टेस्ट था मैंने वो लिखा, और रेशो टेस्ट में मैंने वैल्यूज को लिखा, अपर वाली को, लोअर वाली को, और इसको जब रीअरेंज किया तो मेरे पास ये टर्म बन गई। यहाँ से देख के मुझे साफ पता चल गया माइनस तो खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से, और ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, यहाँ पे फैक्टोरियल का जिक्र भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एन कॉमन ले सकती हूँ। मैंने एन को लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद सेम सेम कट जाएंगे, और उसके बाद मैंने लिमिट पुट की। आपको पता है 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, तो ये भी 0 हो गई टर्म, ये भी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। फिर ये टर्म बचेगी, जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो रेडियस है वो 1 निकला है, तो यानी आपके पास आर किसके इक्वल है, आर 1 के इक्वल है। तो मोस्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके पास जिस ऑप्शन में भी 1 का जिक्र आएगा वो ठीक है। और जाहिर बात है इसका जो हमारे पास सर्कल बनेगा वो -1 से 1 के दरमियान में बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको एक सीरीज दी गई है। अब आपने भी सेम वही काम किया, आपने ए एन अलग कर लिया, आपने an+1 निकाल लिया और सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, तो वो आपके पास 1 आ गई। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का जिक्र करते हैं कि अब तो हमारे पास सेंटर चेंज हो गया है, तो इसका आप लोग सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अब नहीं निकालोगे क्योंकि वैल्यू अयोटा में है और आपको पता नहीं है कि अयोटा कितना बड़ा रीजन है।
तो इसका सिंपल जो है वो जस्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में आपके पास अब n की पावर n, यानी आपके पास पावर में वैल्यू दी हुई है, आपको देख के साफ पता चल रहा है कि आप यहाँ पे हेडमर्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसी फॉर्मूले को यूज कर दिया, ये बेस में पावर था, ये अपर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास ये टर्म बच जाएगी। और मुझे वैसे ही पता है कि ये पूरी चीज एक्सपोनेंशियल के इक्वल होती है, ये रियल में, कैलकुलस में और आई थिंक सेकेंड ईयर की बुक में भी है कि ये एक्सपोनेंशियल के बराबर है, और ऊपर जाके e की पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में लॉ की फॉर्म में है, मैंने खुद देखा ऊपर पावर में n लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं भी इस पे हेडमर्ट फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो जब मैंने यूज किया पावर खत्म हो गई, और पावर खत्म में मैंने सिंपल लिमिट पुट की, n को जब इन्फिनिटी किया तो 1/∞ मेरे पास 0 हो गया। तो इसका जो इस टाइम पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 0 के इक्वल है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म मुझे ये दी हुई थी, मैंने भी देखा इसके ऊपर पावर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पे हेडमर्ट का पावर फॉर्मूला यूज होगा। और वो करने के बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है, तो ये चीज याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही है कि अंदर वाली टर्म का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेना होता है, और ये हर यानी कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो सिंपल आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, निकाल के आपने इसका आर फाइंड कर लिया, तो आपने देखा आर कैसे हमारे पास चेंज होता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या जो है वो वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट में फिर आपके पास एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, इस प्रॉब्लम में आयोटा की पावर n+2 डिवाइडेड बाई 2n है, इसको छोड़ के जो भी टर्म है आपने उसको an कंसीडर कर लिया, और फिर n की जगह पे n+1 से रिप्लेसमेंट दी, रिप्लेसमेंट दे के आपने यहाँ पे r निकाल दिया, और r की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो सिंपल आपने जो उसका सर्कल निकाल दिया वो -2 से 2 के दरमियान में रिवॉल्व करेगा। उसके बाद आपने सिंपल एक और आपको क्वेश्चन गिवन था, ये भी इजी है, इसको भी आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। कॉमन लेंगे बिल्कुल सिंपल, आपका यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल आएगा। ये तकरीबन सारी की सारी प्रॉब्लम सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है साइन जेड की। तो सिंपल वो पूछ सकता है कि साइन जेड का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताएं, और ये अक्सर एमसीक्यूज में आ भी जाता है इजीली। तो आपको सबसे पहले तो साइन जेड की सीरीज याद होनी चाहिए जबानी, कि इसकी सीरीज किस टाइप की होती है। असल में साइन हमारे पास, क्योंकि आपको पता है एक ऑड फंक्शन होता है, तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये चीज याद रखिएगा इसकी पावर भी हमेशा ऑड आएगी। तो इसलिए 2n+1 आपको पता है ऑड नंबर को डिनोट करता है, तो इस वजह से ऊपर पावर में ऑड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ऑड की वैल्यू लिख के an को कंसीडर कर लेना है। an+1 लेके सिंपल आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्टोरियल फिर से आ रहा था, तो फैक्टोरियल खत्म करने के लिए मैं इतना बैक पे गई हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड मेरा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि देखिए नीचे वाले और ऊपर वाली सेम हो जाएगी इधर स्टॉप करने से, और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और जो टर्म बचेगी उसमें जब मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा। तो इस टाइम पे जो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो अनडिफाइंड है। सिमिलरली कॉस का भी इन्फिनिटी है, और साइन एच जेड का भी मैंने निकालना है। ये पास पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, साइन एच जेड वाला, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया था। तो आपको पता है हाइपरबोलिक का आपके पास एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो सिंपल जो साइन जेड की सीरीज थी वही सीरीज है, बस नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव आ गया है, और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी इन्फिनिटी है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बाकी cos एच जेड का भी सेम है, बस फॉर्मूले में प्लस आ गया है। बाकी पूरे का पूरा जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो यही है। इस तरीके से आपके पास जितने भी क्वेश्चन है आप उसका निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट में मैंने एक डेफिनेशन दी है टेलर सीरीज की और लॉरेंट सीरीज की। ये वैसे तो आप टेलर सीरीज पहले सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि टेलर सीरीज क्या होता है। तो टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट अप टू सो ऑन। इस टाइप की जो सीरीज है उसको टेलर सीरीज कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास लॉरेंट सीरीज है। वैसे तो इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इस क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही बहुत लेंथी है। तो लॉरेंट सीरीज ये होती है कि अगर जाई आपके पास किसी पॉइंट को डिनोट करता है, और आप दो कंसंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, जाई का जेड नोड से सेंटर R1 है,
और दूसरे का R2 है, और हमेशा याद रखें कि R2 लेस है R1 से, और उसके दरमियान में हम एक R रेडियस ले लें। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको लॉरेंट सीरीज कहा जाता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन वन से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट, और बी एन में ये होता है, यानी जेड यहाँ पे एक तो नीचे आ जाता है, इधर साथ आ जाता है। एक को उसका एनालिटिक पार्ट कहा जाता है, दूसरे को उसका प्रिंसिपल पार्ट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट में उसने यही बात बताई है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज इज कॉल्ड एनालिटिक पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट। इफ द सेकंड पार्ट इज जीरो देन द लॉरेंट सीरीज रिड्यूस टू पावर सीरीज। तो जाहिर बात है जब ये चीजें खत्म हो जाएगी, ये जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बनेगी, पावर सीरीज बन जाएगी वापस। तो यही डिफरेंस है पावर सीरीज में और लॉरेंट सीरीज के अंदर। यहाँ पर फिर उसने कांस्टेंट की वैल्यू भी बता दी है कि ए एन बी एन किसके इक्वल होता है। तो ये सिंपल जनरल सा एक फॉर्मूला सा उसने देकर हमें जो है ये बता दिया है कि ये किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा है, हमने सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ना है कि सिंगुलैरिटी क्या है। तो सबसे पहले जो है वो एक डेफिनेशन है जीरो ऑफ अ फंक्शन की। सपोज किया कि एफ ऑफ जेड आपके पास कोई से भी गिवन फंक्शन है जो कि अपने डोमेन में डिफाइंड है, और उस डोमेन में से आप एक पॉइंट ए या अल्फा कंसीडर कर लेते हो, और जब आप उस फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करें और आंसर जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो जो पॉइंट ए था जिस पर आंसर जीरो के इक्वल आ रहा था, उस पॉइंट को जीरो ऑफ अ फंक्शन कहा जाता है। इसको हम अभी आगे एग्जांपल से भी करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ अ जीरो की। तो होता ये है, पहले हम एग्जांपल ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए आपके पास एक फंक्शन गिवन था, अब आपने ये देखना है, आपने z की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस पर ये पूरे का पूरा फंक्शन जीरो आंसर दे दे। तो जाहिर बात है अगर मैं z की जगह पे वन रखती हूँ तो मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो देखिए मैंने जब फंक्शन जो था मैंने इसमें सिंपल क्या रखा, जब z की जगह पर मैंने वन रखा तो मेरा आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब वो उसका जीरो का फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना होता है। तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव में जब आप पॉइंट की वैल्यू पुट करो वो तो जीरो के इक्वल आ जाए, लेकिन उस डेरिवेटिव के बाद एक आपको ऐसी वैल्यू मिले जिस पर आंसर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। फॉर एग्जाम्पल आपने एफ ऑफ जेड ले लिया और आपने देखा कि जब आप में यहाँ पर जेड को वन रखते हो तो आंसर आपके पास क्या आता है, जीरो आ जाता है। फिर आपने क्या किया, आपने उसका लेना है डेरिवेटिव, यानी आपको जीरो तो पता चल गया, आपने अब उसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अब आपने चेक करना है अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में जेड की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं यानी वन पुट करूं तो क्या मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी आंसर जो है वो मेरे पास नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लेके जेड की जगह पे वन रखा तो मेरे पास जीरो आ रहा है, बट मुझे नॉन जीरो चाहिए था। ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब मुझे अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैंने दूसरी बार डेरिवेटिव लिया, दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो टू आ गया, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ये मेरे पास क्या है, इधर मैंने रुक जाना है और ये इसका ऑर्डर है। तो देखिए एफ ऑफ जेड का ऑर्डर मेरे पास टू होगा क्योंकि मैंने दूसरी बार डेरिवेटिव लिया था। तो यानी आपने उस जगह पे रुकना है जहाँ पे डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, और वो जो जितना भी डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका मतलब वन अगर मैं रखती हूँ वैल्यू तो वन इसका जो है वो जीरो का फंक्शन है, और जो इसका ऑर्डर है वो मेरे पास टू है। सिमिलरली साइन की बात है, आपको पता है कि साइन जीरो के इक्वल कब होता है, तब होता है जब जेड की वैल्यू एन पाई आ जाए और एन मेरे पास कोई भी इंटीजर है। तो ये तो मेरे पास निकल गया इसका जीरो, मैंने इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का मतलब ये है कि मुझे इसका लेना होगा डेरिवेटिव और वहां पे रुकना है जहां पे आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। इसका डेरिवेटिव कॉज होगा, और मुझे पता है कि अगर मैं जेड की वैल्यू ये रखूं तो यहाँ पे कॉज जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑर्डर है कितना होगा, वन होगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक बार डेरिवेटिव लिया था तो उस पे ही ये नॉन जीरो उसने आंसर दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इसका ऑर्डर है वो वन है, और जो उसका जीरो है वो z इज इक्वल टू एन पाई है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी फंक्शन है आप उसका जीरो ऑफ फंक्शन और उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ पोल ऑफ ऑर्डर वन इज कॉल्ड सिंपल पोल, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि पोल क्या चीज है।
तो आप कुछ डेफिनेशन पढ़ लें पहले रेगुलर पॉइंट की और इंटायर फंक्शन की। अब पॉइंट z इज इक्वल टू अल्फा इसका रेगुलर पॉइंट इफ एफ ऑफ z इज एनालिटिक एट अल्फा। ये वही एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया था एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन भी कहा जाता है और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहा जाता है। ये सिंपल वही बात है। और इंटायर फंक्शन की भी आप डेफिनेशन पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि पूरे डोमेन के अंदर यानी कि हर जगह पर एनालिटिक हो तो वो आपके पास एक इंटायर फंक्शन कहलाता है। जैसे पोलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे हमारे पास इंटायर फंक्शन है। उसके बाद है सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलैरिटी। A point z naught is called singular point or singularity of the function if f of z is not analytic but is analytic at some point in every neighborhood of z naught। तो इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपके पास फंक्शन है जैसे 1/z ले लो या 10z ले लो, तो आपको पता है कि जब मैं इसको 0 रखूंगी तो ये एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा इसका जो रीजन है, इसका जो नेबर है, इसके नेबर में मैं कहीं पे भी जितने भी पॉइंट्स ले लूं और अगर मैं इस पॉइंट को अपने फंक्शन में पुट करूं तो फंक्शन तो एनालिटिक होगा, यानी अपने नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा। लेकिन एक ऐसा मुझे खास पॉइंट मिल गया जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो पॉइंट उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। वैसे फंक्शन ये पूरा का पूरा एनालिटिक है, सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं है, और जिस पॉइंट पर नहीं है वो उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचो कि एक ऐसा फंक्शन ले लो जो कि पूरा का पूरा किसी भी जगह पर एनालिटिक हो ही ना, किसी अपनी पूरे डोमेन के अंदर ही एनालिटिक ना हो, तो उस पर आप सिंगुलर पॉइंट चेक नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको सिर्फ एक पॉइंट ही मिलना चाहिए, ज्यादा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। सिमिलरली टेंजेंट की बात है, जिस पॉइंट ये पर ये एनालिटिक नहीं है वो है 2n+1π/2। फिर सिंगुलैरिटी की अगर टाइप्स आ जाती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की फिर फर्दर तीन टाइप्स है, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और नॉन आइसोलेटेड वो होती है कि अगर कोई आपके पास सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही जहाँ पे, यानी कि जो आइसोलेटेड नहीं है, वो आपके पास सिंपल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन सिंगुलैरिटी जैसे है, लेकिन फर्क ये है कि जो हमारे पास सिंपल सिंगुलैरिटी थी वो अपने नेबरहुड के कुछ कुछ पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक था, लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये होता है कि वो अपने नेबर के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होता है। बस उस पॉइंट को छोड़ के उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, बट सिर्फ उसी पॉइंट पे नहीं है। जो सिंपल सिंगुलैरिटी थी उसमें हमें एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट मिल सकते थे, बट इसमें सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट मिलता है। तो वो जो पॉइंट है वो हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाता है। यहाँ पे सिंपल वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट में एक पॉइंट के बारे में बताया है यहाँ पे, लिमिट पॉइंट ऑफ अ जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। उसने कहा ये असल में उसने ट्रिक एक बताई हुई है कि लिमिट पॉइंट के थ्रू भी हम जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको ऐसे ही पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व क्यों होगी और नीचे उसकी ट्रिक के बारे में भी लिखा होगा, तो आप जिस मेथड से भी करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता है कि साइन जीरो किस पे होता है, जब z इज इक्वल टू एन पाई होता है। और अगर यहाँ पे z 1/z है तो इसका मतलब 1/z 1/n पाई हो जाएगा। और ये हमारे पास एक तरीके का एक सेट बन जाएगा। और आपको पता है कि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये जीरो को कन्वर्ज करती है इसकी लिमिट। ऊपर भी आपने देखा था कि जीरो इसकी जो थी वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी, और यहाँ पे भी आपने देखा कि अगर मैंने इसकी लिमिट जीरो निकाल लूं तो वो जीरो भी मेरे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। इसलिए उसने लिखा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ जीरो एफ ऑफ जेड इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में बताता है। उसके बाद है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जाहिर बात है जो आइसोलेटेड नहीं होगी उसको हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। ये आपके पास एक फंक्शन दिया है और आपने यहाँ से आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बतानी है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा पॉइंट हो जिस पर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो। तो आपने खुद देखा कि नीचे z-1 है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1 तो ये बन जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो पूरा फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, तो इसका मतलब 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है वो 1 पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट में है द ऑर्डर ऑफ द जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड। इसका सिंपल ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए आपने वही
जो अभी आपने जीरो फंक्शन पढ़ा था, आप इसका डेरिवेटिव लेते जाओगे तो इस 4 का मतलब ये है कि आप इसका 4 बार डेरिवेटिव लोगे, तब जाके ये फंक्शन खत्म होगा और वो उसका क्या होगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल उसने बताया कि वो शैल एक्सप्लेन द सिंगुलैरिटी विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के जरिए भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम अपनी सिंगुलैरिटी को बता सकते हैं। फिर उसने सिंपल बताया कि अगर आपके पास ये कोई सीरीज दी है, कोई लॉरेंट सीरीज दी है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, हमेशा एनालिटिक पार्ट, और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल पार्ट। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें हम अपनी लॉरेंट सीरीज के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे उसमें बाकी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं।